चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से फ्रॉम डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों? ये बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज एफ एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल फोकस इज, अपने से पूछ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए मान लीजिए एक कनकेव मिरर हो गया, दिस इज अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बारे में बच्चों क्या बोल रहा है? कनकेव मिरर का ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया फोकस। तो फोकल लेंथ कितना बोल रहा है? फोकल लेंथ एफ बोल रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल फोकस इज ए। यानी बच्चों जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल फोकस से ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, चलिए मान लीजिए ए डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा। ओके, तो चलिए इसको वर्क करते हैं। कैसे वर्क किया जाता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक तो माइनस भी बाई यू होता है इन केस ऑफ मिरर, एंड मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एवरीवन हाँ या ना बताइएगा? क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, अब अपने से पूछा है मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए तो अपने को v चाहिए और u चाहिए। तो u तो अपने पास है, लेकिन v अपने को फाइंड करना होगा। तो चलिए पहले v फाइंड करते हैं। अब v कैसे फाइंड करेंगे? तो इस वाले रिलेशन का यूज करते हैं, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू fu इनटू u माइनस f। ऐसा अपना रिलेशन आ गया। 1/v इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू uf डिवाइडेड बाय f माइनस u माइनस f डिवाइडेड बाय fu। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स कितना हो जाएगा? fu डिवाइडेड बाय u माइनस f। ये बच्चों अपना क्या आ गया? ये अपना v का टर्म आ गया। अब देखिए यहाँ पे f कितना होगा? f माइनस f के इक्वल होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा क्योंकि कनकेव मिरर है। एवरीवन हाँ या ना बताएंगे? कितने लोग को इन बातों ये बात क्लियर है कि फोकस जो है फोकस गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल होता है, यहां से यहां जाएंगे तो यहां से यहां f है, यहां से यहां a है, तो दिस विल बी इक्वल टू f प्लस a। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू f प्लस a, एंड सिंस ये भी पोल के उधर है तो इसको भी माइनस में मेजर करेंगे। हाँ या ना बच्चों बता दो? यस। ठीक है, तो अपने को u आ गया, अपने पास f आ गया। अब इस सही वैल्यू को यहाँ पे रखना है। सही वैल्यूज को जो हम यहाँ पे रखेंगे तो f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू माइनस f है। और u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू है माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f प्लस a डिवाइडेड बाई u माइनस f। तो u माइनस f करेंगे तो u कितना है? माइनस f माइनस a माइनस f माइनस a माइनस ऑफ माइनस f दैट इज इक्वल टू प्लस f। f से f क्या हो गया? कैंसिल। अब इन सबों को f से डिवाइड करना है तो v का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? v इक्वल टू माइनस f स्क्वायर प्लस f a बाई a से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है बच्चों, ये कितना आ गया? ये वैल्यू आ गया v इक्वल्स टू माइनस f स्क्वायर बाई a प्लस f। सही बच्चे हाँ या ना बताएंगे? ये v का वैल्यू मिल गया। यस सर। अब v का वैल्यू मिल गया, u का वैल्यू अपने पास है, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू माइनस v। माइनस v कितना होगा? माइनस v माइनस f स्क्वायर बाई a प्लस f, माइनस f स्क्वायर बाई a प्लस f एंड होल डिवाइडेड बाई u कितना है? माइनस f प्लस a, u इज माइनस f प्लस a। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर लाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके एवरीवन, बन जाएगा वाला क्वेश्चन? यस सर। कंफर्म सबसे बनेगा ना? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर विल बी। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो कितना पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है। चलिए पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेटा निकालेंगे। कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है, चलिए कॉन्वेक्स मिरर हमने बना दिया। बोल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? तो 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी u का वैल्यू कितना हो गया? u इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना? रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो अगर बच्चों r 20 है तो f कितना हो जाएगा? f 10 हो जाएगा। और फॉर कन्वेक्स मिरर f का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि पोल के इधर हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो f का वैल्यू भी आ गया अपने को। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस v बाई यू। अब माइनस v बाई यू फाइंड करना है। इसके लिए क्या चाहिए अपने पास? अपने पास u है, v चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। दिस इंप्लाइज 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u।
अभी हमने लिखा था क्या, यहाँ पे v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू जाएगा बच्चों एफ यू डिवाइड बाई यू माइनस एफ। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एफ तुम कितना हो, एफ बोला मैं हूँ +10, यू तुम कितना हो, यू बोला मैं हूँ -10, एवरीवन बताते चलेंगे, डिवाइड बाई यू माइनस एफ, यू कितना है, यू है -10 डिवाइड बाई यू माइनस एफ कितना है, एफ इज +10, तो -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और 10 इंटू -10 ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों किसमें है, ये मल्टीप्लाई में, और नीचे बच्चों ये वाला वैल्यू जो है ये वाला एडिशन में। तो ये 10 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -100 डिवाइड बाई -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 × 100 5। तो v का वैल्यू 5 आ रहा है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, v का वैल्यू 5 और u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू -10 था, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 10 यानी 1/2। क्लियर, 0.5। Yes, sir. सही बच्चे, हाँ ना, Yes, sir. चेक कर लेते हैं इसका आंसर, चेक कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ, चलिए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड बाय टू बी वर्चुअल। देखिए कनकेव मिरर का जो इमेज है ना वो वर्चुअल फील होता है। मिरर कैसा है, मिरर तो कॉनकेव है, और इमेज कैसा आ रहा है बच्चों, इमेज वर्चुअल है। इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी, अब देखो हमने कनकेव मिरर का बहुत सारा इमेज फॉर्मेशन का केस देखा था। ये पोल हुआ करता था, ये फोकस हुआ करता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से यहां तक रहता था जब, तब इमेज क्या होता था, तब इमेज होता था बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। एंड फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होता था, इमेज क्या था, वर्चुअल इरेक्ट होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, समथिंग बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा है। Sir, answer D. बिटवीन पोल एंड मिरर ऑफ मिरर एंड फोकस। ओके वेरी गुड, क्लियर है ये, हाँ या ना सबको। Yes, sir. चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर इज, कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हमने देखा है बच्चों जो कनकेव मिरर होता है ये रियल इमेज भी बनाता है एंड वर्चुअल इमेज भी बनाता है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव, एंड वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर है ये, Yes, sir. ठीक है। तो क्या होगा, क्या इसका वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 होगा, इट मे बी पॉजिटिव, इसका वैल्यू मोर देन 1 भी हो सकता है, इसका वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, तो मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Yes, sir. देख लेते हैं आंसर, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 का आंसर क्या, 5 का डी है। ओके सही है अपना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, यू वी एंड आर के बीच में करेक्ट रिलेशन लेना है, यू वी एंड आर के बीच में। तो देखिए आर कितना होता है, आर तो इक्वल टू f/2 होता है, अपने को मालूम है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f की जगह क्या लिखेंगे, f जगह पे लिख सकते हैं 2r, उल्टा लिख दिया मैं, Yes, sir. यहाँ पे उल्टा लिख दिया। यहाँ पे देखिए f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, तो यहाँ पे f जगह पे r/2 लिख सकते हैं। अगर r/2 लिख देंगे तो ये अपना रिलेशन इसके बाद यहाँ बना सकते हैं आप लोग। रिलेशन कैसा है, इधर का एलसीएम u भी, एलसीएम कितना हो गया, u इंटू v, v प्लस u इक्वल्स टू 2/r, और यू कैन से r इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ uv डिवाइडेड बाय u प्लस v, ऑप्शन ए। क्लियर Yes. बच्चे, हाँ ना बताते चलेंगे सभी कोई। Yes. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रियल इन्वर्टेड सेम साइज मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, Yes, sir. याद आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है a boy is standing in front of plane mirror at distance 3 meter from it. What is distance between boy and his image? अच्छा, बॉय जो है वो मिरर से 3 मीटर सामने है. बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम मिरर. ये हो गया बच्चों प्लेन मिरर. और प्लेन मिरर से 3 मीटर के डिस्टेंस पे कौन है? बॉय खड़ा है. तो प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा? इसका इमेज भी 3 मीटर अंदर ही बनेगा. तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो गया? 6 meter. ओके, क्लियर? आगे चले. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. 9 क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर. बहुत बढ़िया. आर का वैल्यू कितना है? तो आर का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर. मिरर कैसा है? तो मिरर कॉनकेव है. बहुत बढ़िया. फिर क्या बोल रहा है? एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अच्छा, दो ऑब्जेक्ट को रखे हैं. पहला ऑब्जेक्ट के लिए यू का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर. अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं लिए हैं. दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए यू का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर. अब पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है. नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर. एवरीवन, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए क्या? यस सर. ठीक है. आपको क्या करना है? मिरर फॉर्मूला यूज करना है साइन कन्वेंशन के साथ. साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? -7.5. आर 15 था ना, तो एफ का वैल्यू 7.5 हो जाएगा. और कनकेव मिरर है तो -7.5 हो गया. यू तो हमेशा नेगेटिव ही लेना है. मिरर के सामने हमेशा नेगेटिव लेते हैं. तो यू का वैल्यू कितना आ गया? -10. 1/v + 1/u = 1/f. इसका यूज कीजिए और v का वैल्यू फाइंड कीजिए. सेकंड केस में u का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5. f का वैल्यू उतना ही रहेगा और इसको यूज करेंगे और फाइनल v का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे. बच्चों हाँ ना बता दो. यस सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर? अब बोल रहा है क्या कि हमने देखा है कि वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर बनाता है, वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर बनाता है और वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है. तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तीनों के वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है? तो याद कीजिए बच्चों, जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता था, कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता था, ये फोकस, ये पोल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते थे, ऐसा रे ऑफ लाइट आता था, वो इधर से पास होता था. एक रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हुए हम लोग लेते थे, तो वो इधर जाके जाता था. तो ये दोनों इधर जाते थे तो पीछे ले जाकर के दोनों मीट होते थे. तो ये वाला जो इमेज था ये क्या था? ये वर्चुअल इमेज था, लेकिन इसका साइज क्या था? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट था. इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जब हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे ऑफ लाइट जो जाएगा वो फोकस से होकर के गुजरने का बहाना करते हुए इधर निकल जाएगा. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो इस लाइन पे जाएगा. तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है. ये भी वर्चुअल इमेज है, लेकिन दिस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो कॉनकेव में क्या है? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट. कॉन्वेक्स में क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. एंड इन केस ऑफ प्लेन मिरर, यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज ही बनता है, लेकिन इस इमेज का साइज किसके इक्वल होता है? ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है. तो इनके क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर कॉनकेव m is greater than 1, for convex m is less than 1, for plane m equals to 1. मैग्निफिकेशन का टर्म में चाहिए तो आप लिख सकते हैं, आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ कनकेव मिरर image is greater than, size of image is greater than that of object. In case of convex mirror, size of image is less than that of object. And in case of plane mirror, object size equals to image size. बच्चों हाँ ना? यस सर. आगे चले. Yes, sir. कि concave mirror produces 3 times magnified real image of an object 10 centimeter in front of it. Where is object image located? Image कहाँ पे located है? देखो मैग्निफिकेशन दे दिया है कितना? 3. Concave mirror produces 3 times magnified image of an object placed 10 centimeter in front of it. ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर यानी -10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है. मैग्निफिकेशन इज 3 सेंटीमीटर है. कॉनकेव मिरर 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वेयर इज इमेज लोकेटेड? इमेज कहाँ पे लोकेट होगा? इमेज कहाँ पे लोकेट होगा? v का वैल्यू अपने से पूछ रहा है. ओके एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर है? यस. अब देखिए क्या, यहां पे अगर मैग्निफिकेशन 3 है
देखो एक तो क्वेश्चन इन्होंने क्लियर नहीं किया, पूरा अच्छे तरह से क्वेश्चन को इनको क्लियर कर देना चाहिए था, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट आता है इन केस ऑफ रियल एज वेल एज वर्चुअल। तो यहाँ पे दो केसेस लेकर के हम लोग बना सकते हैं। एक तो मैग्निफिकेशन 3 बोल रहा है, 3 टाइम्स इमेज का साइज क्या बोला है, 3 टाइम्स बोल रहा है, तो मैग्निफिकेशन को हम +-3 ले सकते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, रियल इमेज मान के वर्क करते हैं। जब मैग्निफिकेशन को -3 लेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 = v/u हो जाएगा। v का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, u कितना है, u इज -10, तो यहाँ से मिल जाएगा v का वैल्यू -30। ओके, विच इज योर आंसर, विच इज योर आंसर। यहाँ से क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? यस सर। दूसरा Yes, हम sir. चाहते तो मैग्निफिकेशन को +3 भी ले सकते थे, क्योंकि हमने देखा है कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर जो इमेज बनता है, जो वर्चुअल इमेज बनता है, वो भी क्या होता है, वो भी मैग्निफाइड होता है। तो मैग्निफिकेशन +3 भी ले सकते हैं। दिस विल इक्वल टू -v/u। अब 3 = -v/u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -10 रख दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो 2 इसका आंसर हो सकता है। इस ढंग से अगर देखा जाए हम लोग तो 2 भी इसका 2 आंसर हो सकता है। पहला वाला भी सही हो सकता है, दूसरा वाला भी सही हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन। क्लियर है ये? आगे चले, Yes, sir. यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये अपना DPP 2 कंप्लीट हो गया, DPP 3 पे आते हैं। अब 3 तुम कहाँ हो? 3 बोला मैं यहाँ हूँ। 3 क्या बोला बच्चों, 3 क्या बोला? DPP 3 बोला मैं यहाँ हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम DPP 3। DPP 3 क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। अब देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है कि नहीं सबको? यस सर। मैं बताया था ना, लिखते कैसे हैं, μ/1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है μ2/μ1। अपने को बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपने को दिया हुआ कितना, 3/2। पूछ रहा है एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, एकदम सिंपल है। एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा, 1/μ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। ओके यस सर। बच्चों सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, μ2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 = 1/μ1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। इसको लिखिए, बॉक्स में लगा दीजिए, हर तरफ स्टार लगा के इसको कहाँ लेके चलिए, तारों के शहर में। ये नोट कर लीजिए, और ये वाला भैया स्टेटमेंट पूरा लिख लीजिएगा। μ21 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, दिस इज इक्वल टू μ2/μ1। डन सर। मिटा दिए बच्चों? चलिए इसको मिटाते हैं। यस। अगला क्वेश्चन क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, μg/μ वाटर। अब μg कितना है, 1.5 डिवाइडेड बाई 4/3, पॉइंट हटाइए, नीचे आ गया 10, 5 2 10, 5 3 15, 9/8 कितना हो जाएगा, 1.125। ऑप्शन सी। क्लियर? Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको। विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बच्चों, इसको हम लोग सिर्फ μg भी लिखते हैं, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये भी विथ रेस्पेक्ट टू एयर था ना, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, μw सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। मिटा दिया जाए? यस। एवरीवन, चलिए मिटा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके किस पे ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल इन द मीडियम, बिल्कुल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, ऑफ कोर्स ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा।
वेवलेंथ ऑफ लाइट, हाँ वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। हमने देखा था कि फॉर रेड कलर एंड फॉर ब्लू कलर वी आर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल ऑफ दिस पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, स्टार लगा दो। आगे चले, Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4/3। एयर विथ, अरे यार फिर एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 1/μw विथ रेस्पेक्ट टू ए, कितना हो जाएगा? 3/4। ऑप्शन बी। Yes. B. बी 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 फॉर बॉय। Yes, sir. ओके वही बोला सर। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन बोला कि मैं हूं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। चलो बच्चा लोग ध्यान दीजिए, सही बच्चे ध्यान देंगे। बोल रहा है कि यह एक ग्लास है, यह एक ग्लास है। यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है बच्चों वो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है। रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट हुआ है? नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है। नॉर्मली मतलब सरफेस से 90 डिग्री। तो यह एक स्पेशल केस होता है। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस देयर इज नो रिफ्रैक्शन, लाइट विल पास ऑन इट्स पाथ। नोट देके पॉइंट लिखेंगे, नोट। इन केस ऑफ normal incidence, in case of normal incidence there is no refraction, there is no refraction and angle I equals to 0, angle R equals to 0। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बनता है ना, तो देखो नॉर्मल यहाँ पे जो होगा वो कौन से कलर का है? जो रेड कलर का मैं लाइन बना रहा हूँ ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। अब जो नॉर्मल है और इंसिडेंट लाइट है दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट भी एक ही लाइन पे है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एवरीवन हाँ या ना? Yes, sir. Yes. चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इज, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होता है? 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फिश लुकिंग अप थ्रू वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड contained in circular horizon, the refractive index of water is 4/3 and fish is 12 centimeter below surface, the radius of circle is। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये बताइए कि हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। थोड़ा सा डिटेल में? Yes, sir. क्लियर माइक सर डिटेल में तो नहीं, आपने एक पॉइंट लिखवाया था। ओके ओके, चलिए तो डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो लिखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल, सर हाँ बोलिए। सर आप जो लिखवाने जा रहे हैं सर वो हायर कॉन्सेप्ट है या सर 10 का कॉन्सेप्ट? नहीं, हायर कॉन्सेप्ट है। ओके सर। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट। when light travels from rarer medium to denser medium, when light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards normal, it bends towards normal। यानी अगर ऊपर वाला मीडियम कैसा है? रेयरर है। नीचे वाला मीडियम कैसा है? डेंसर है। ये हो गया नॉर्मल। ये इंसिडेंट लाइट इधर से आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है लाइट इस रास्ते पे चलेगा और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर जब लाइट रेयरर से डेंसर में आ रहा है। सेकेंड नोट लिखेंगे, एक और नोट, व्हेन light travels from denser medium to rarer medium, when light travels from denser medium to rarer medium, then it bends away from नॉर्मल, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी लाइट बच्चों जब डेंसर से रेयरर में आएगा, जैसे मान लीजिए ऊपर का मीडियम क्या है, ऊपर का मीडियम डेंसर है और नीचे का मीडियम क्या है, नीचे का मीडियम रेयरर है, ये हो गया नॉर्मल। इस बार जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में आ रहा है, ये डेंसर मीडियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इससे रेयरर में जब आएगा तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। तो इस सिचुएशन में एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, इस सिचुएशन में एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। ओके, हाँ या ना? यस अब देखिए क्या होता है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। अगर इस सिचुएशन को हम डिटेल में देखें तो मान लीजिए ये दो मीडियम है, नीचे का बच्चों जो मीडियम है ये है वाटर, वाटर को पानी तो ब्लू होता है ना, ब्लू पानी वाटर, ये रहा नीचे वाला मीडियम क्या रहा, वाटर। ऊपर वाला मीडियम क्या है, ऊपर का मीडियम है एयर, दिस इज वाटर, दिस इज एयर। अपने को मालूम वाटर इज डेंसर देन एयर। और बच्चों ये जो रेड कलर का लाइन है ये बना रहे हैं हम नॉर्मल, एक नॉर्मल हमने यहां बनाया, 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 ऐसे से हम डिफरेंट तरह का नॉर्मल बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट था, सोर्स ऑफ लाइट जो कहाँ था, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से, यहाँ से रे ऑफ लाइट चल रहा है। चलिए मानते हैं जो रे ऑफ लाइट यहाँ से एमिट हो रहा है इस वाले से, तो यहां से एमिट होके यहाँ पे जब गिरेगा तो ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है, नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। तो इस नॉर्मल का नाम हमने N1 दिया, इस नॉर्मल का नाम N2 दिया, इस नॉर्मल का नाम N3 दिया, इस नॉर्मल का नाम N4 दिया, इस नॉर्मल का नाम N5 दिया। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन फर्स्ट केस I1 एंड सिंस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer, therefore after refraction it will bend away from normal. सिमिलरली एक और रे ऑफ लाइट जो है वो यहां से चला और इस वाले पॉइंट पे आके गिरा, अगेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, देयरफॉर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक और लाइट रे इस वाले सोर्स से चला और वो आके इस वाले नॉर्मल पे गिरा, एंड इट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल ऑल्सो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और एक और लाइट रे मान लीजिए यहां से चला, वो इस वाले नॉर्मल पे आके गिरा, एंड इट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो इट विल ऑल्सो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। जरा पैटर्न ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 जो है, I2 बच्चों I1 से ज्यादा है I2, तो R1 से ज्यादा क्या होगा R2, और ज्यादा बेंड करेगा। I3 को हम और बड़ा कर दिए, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिए, और बड़ा कर दिए, मानिए 30 था, ये 35 था, ये 40 हो गया, तो R3 जो होगा वो क्या होगा, वो और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बहुत ज्यादा हमने बड़ा कर दिए, I4 कर दिया, और इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R4 वो कितना जा रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का आता है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सर Okay? आपने इससे पहले बताया है सर? ये बताया क्या? यस सर। ओके, तो एक बार और देख लीजिए। तो मान लीजिए एक और रे ऑफ लाइट यहां से आया है, सॉरी, मान लीजिए कि एक और रे ऑफ लाइट जो है वो इस वाले पॉइंट से चला है और यहां पे आया।
तो अब तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा हो चुका है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी 90 हो चुका है। तो इस सिचुएशन में जो रे ऑफ लाइट है वो ऊपर वाले मीडियम में नहीं जाकर के नीचे वाले मीडियम में ही रह जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज TIR। ओके, क्लियर है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें लिखिए, इसमें बस इतना लिखिएगा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, for total internal reflection angle of incidence should be greater than critical angle. For total internal reflection, angle of incidence should be greater than critical angle. Okay, everyone? हाँ ना? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है। मान लीजिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो अगर पॉइंट D पे हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट D, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin I, ये बोलता है ना स्नेल्स लॉ। यस सर। तो μ1 कितना है, μ1 वो मीडियम जिसमें इनिशियल लाइट था, इनिशियली लाइट इस वाले मीडियम में था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो म्यू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस उस पर कितना है, क्रिटिकल एंगल है, तो म्यू साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू2 कितना है, 1 है, साइन आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और आप बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई म्यू। तो ये वाला रिलेशन आप लोग याद रख सकते हैं किसके लिए, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन होता है किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। जल्दी से बच्चों इसको नोट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आप रिकॉर्डेड क्लास भेज दीजिएगा सर। हाँ, पूरा रिकॉर्डेड मैं लेक्चर भेज दूंगा, डोंट वरी। डन सर। ओके, अब देखिए क्या, अब इसको मैं मिटाता हूं, अब आता है उस वाले क्वेश्चन पे। 2 मिनट टाइम बचा है, देखते हैं बन जाएगा तो बना देंगे भी। बोल रहा है कि मछली जो है वो जल की रानी है, और वो कहाँ है, वो पानी में है। मछली कहाँ है, मछली है बच्चों पानी में। तुम कहाँ गए, वाटर का कलर इज, बोलो, ब्लू। वाटर इज कलरलेस, ब्लू। चलो देखो, वाटर कलरलेस होता है, पढ़े हो ना बच्चों केमिस्ट्री में? हाँ सर। हाँ, प्योर वाटर इज कलरलेस, ओडरलेस, और क्या होता है, टेस्टलेस। तो चलिए, ये नीचे मान लीजिए हमने पानी बनाया है, ब्लू कलर का बनाया है। इसके पीछे का रीजन आप लोग अब सर्च कीजिए कि पानी अपने को ब्लू कलर का क्यों दिखता है, सी वाटर ब्लू कलर का क्यों दिखता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग सर्च कीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा ये कि अगर वाटर कलरलेस है तो सी वाटर ब्लू कलर का क्यों दिखता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पानी के अंदर एक मछली है, यहां पे मान लो कि ये है मछली, यह फिश पानी के अंदर है। अब बोल रहा है कि इसको जो है ना, इसको बाहर का दुनिया, इस मछली को बच्चों, इस मछली को बाहर का जो दुनिया है वो कैसा दिख रहा है, वो कोनिकल दिख रहा है। मछली को बाहर का दुनिया कोनिकल दिख रहा है। कोनिकल क्यों दिखेगा, क्योंकि मछली के पास से ऐसा रे ऑफ लाइट चलेगा, ऐसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे चल जा सकता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा सकता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा सकता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा सकता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे। तो यहाँ से बहुत सारा रे ऑफ लाइट जाएगा मछली के पास, लेकिन एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट होगा जो कि कहाँ पे आके गिरेगा, जो कि क्रिटिकल एंगल पे आके गिरेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक क्रिटिकल एंगल है, ये वाला जो है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बच्चों ये क्रिटिकल एंगल बन रहा है। मान लिया यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है, ये वाला जो एंगल है क्रिटिकल एंगल है। अगर बच्चों ये दोनों एंगल क्रिटिकल एंगल है
तो ये दोनों जो लाइट रे होंगे वो कैसे इस डायरेक्शन चले जाएंगे और ये वाला इस वाले डायरेक्शन चला जाएगा, क्योंकि अपने को मालूम है क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा अगर इंसिडेंट रे मोर देन क्रिटिकल एंगल पे गिरेगा, जैसे ये वाला रे, तो ये तो पानी में ही रह जाएगा। ये वाला रे जो मछली के पास से गया ये भी पानी में ही रह जाएगा। एक और रे इधर से गया है यहाँ पे, एक और रे इधर से गया है यहाँ पे, ये भी कहाँ रहेगा, ये भी पानी में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी रे क्या कर रहे हैं बच्चों, ये सभी रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं।